कर लिया। हाउ आर यू गौरव? आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। Congratulations for getting rank 77 in UPSC CPF examination. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। And thank you for this strategy session as well. स्टडी सेशन को हम थोड़ा और इसको इम्प्रेसिव बनाएंगे, इसको हम थोड़ा इंसाइटफुल बनाएंगे। ठीक है। गॉट इट। और गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बैकग्राउंड से आप मुझे सबसे पहले आपका बैकग्राउंड बताइए, स्कूलिंग वगैरह कैसे क्या हुई, ओवरऑल कैसे क्या रहा? जी। So I'm a native of Ghaziabad, and all my schooling was here in Delhi NCR only. And after my schooling, I did my BTech in civil engineering from DTU, Delhi Technological University. And right after that, I pursued my MBA, specializing in marketing from IIM Rohtak. ओके। After that, I was working in the corporate for a brief period of time, and then I resigned from that to prepare for the UPSC Civil Services examination, which I did for whole 6 years. Also ओके। appearing in the mains stage 3 times there. ओके। During that period only, I happened to apply for the EPFO enforcement officer job, and I got lucky in the written round, and then I prepared for the interview process, and then God was grateful, and I got this rank. ओके। तो आपने आईआईएम क्यों छोड़ा? क्या रीज़न था कि आपको लगा कि नहीं, आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एज़ वेल? हाँ, so जो कॉर्पोरेट जॉब थी, honestly it was not fulfilling, and my decision that I will be leaving the corporate job to prepare for UPSC was taken a long time back ओके। during my college itself. That ultimately this is what I want to do, and in very simple words, being born and brought up in Ghaziabad, so the municipal administration हुँ, हुँ। and the law and order that I witnessed here were the motivating factors for me कि नहीं यार अपने को इसके लिए ना I want to do my bit for these two things. मतलब I'm not saying that I wanted to change the system or bring a revolution or anything. Yeah, these two things were of concern for me, and ये था कि यार ये चीजें ठीक करनी है बस, and इसमें I wanted to do my bit. So that was the motivation. क्वाइट ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ योर्स। सो आपने फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, सीएसई का, देन ईपीएफओ का एग्ज़ाम आपने क्यों दिया? आपको कैसे लगा कि ईपीएफओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए भी? तो जैसे कि हम काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, सेम माइंडसेट होता है कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, यू आल्सो पैरेलली कीप अपीयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस कि ठीक है, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट क्योंकि सिलेबस का ओवरलैप होता है, तो लेट्स ट्राई टू अपीयर फॉर सम अदर एग्जाम्स एज वेल, एंड इफ वी गेट दैट, सो दैट इज़ अ गुड बैकअप टू हैव, है ना? क्योंकि द चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो यूपीएससी एग्ज़ैक्टली। में है ना, वो मिनिस्क्यूल है। इट्स लाइक 400-500 सीट्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 5 लाख पीपल अपीयरिंग। सो बाकी लोगों की तरह मेरा भी सेम माइंडसेट था कि हुँ, लेट्स हुँ। अपीयर फॉर दैट, एंड तो ये चीज़ थी, एंड प्लस हुँ, इट आल्सो द सिलेबस आल्सो टू सम एक्सटेंट अलाइन्ड विद द यूपीएससी सीएसई करंट अफेयर्स वगैरह जो उन्होंने पूछे थे। हुँ। तो गौरव, ये देखा जाता है जनरली जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है, तो ईपीएफ एग्ज़ाम में मेंस तो नहीं होता, बट उसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और करेक्ट। कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल पे रहता है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? एक एस्पिरेंट किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है कि वो इतने कट ऑफ में भी अपनी तैयारी अच्छी कर सके? देखिए, कट ऑफ से ना अपने को इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की हो। बट कट ऑफ हाई है, इससे हमें ये समझ में आता है कि देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो उसको अल्टीमेटली क्लियर कर रहे होंगे। मैं उसको उस टर्म्स में देखता हूँ। मेरा कभी टारगेट ये नहीं हुआ किसी भी एग्जाम में कि 170 फॉर ईपीएफओ या 90 समथिंग फॉर यूपीएससी सीएसई वो कट ऑफ क्लियर करनी है। मेरा टारगेट है कि टॉप 1% में आना है, क्योंकि वही बच्चे क्लियर कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आपका टारगेट है कि आपको नेक्स्ट वाला जो कैंडिडेट आपके बगल में बैठ के एग्जाम दे रहा है उससे ज्यादा पता होना चाहिए। हुँ, हुँ। और मेरे पास कोई ऑनेस्टली कोई रामबाण इसका इलाज नहीं है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, हर एस्पिरेंट की होती है। आप स्टार्ट करते हो बिल्कुल बेसिक से कि व्हाट इज द पीवाईक्यू ट्रेंड एंड व्हाट इज द सिलेबस, दैट्स इट। और इसमें ईपीएफओ में थैंकफुली इसका सिलेबस और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न काफी प्रेडिक्टेबल है। तो यू नो यस। कि आपको इंग्लिश के और मैथ्स के ये क्वेश्चन, इस इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अकाउंटिंग के इतने क्वेश्चंस हैं और इस डिफिकल्टी लेवल के हैं ना, और लेबर लॉ के इतने क्वेश्चंस और इस डिफिकल्टी लेवल के हैं। तो ये तो काफी प्रिडिक्टेबल है। फिर तो आपको एक्सेल करने में आसानी होनी चाहिए। आसानी होनी चाहिए से मेरा मतलब है कि आप एग्जाम के बाद ये नहीं कह सकते कि पेपर डिफरेंट आ गया था, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू एक्सेल। तो आपके हाथ में है ये, जो कि यूपीएससी सीएसई में उतना नहीं होता, क्योंकि 15-20 क्वेश्चंस एटलीस्ट ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, और वहां पे लक फैक्टर
creates a differentiating factor between you and some other candidate who cleared it. But बिल्कुल। यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल्कुल आपके हाथ में है। जी। एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी रहता है जनरली, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आईआईटी, आईएम के स्टूडेंट्स हैं वो मेजरली क्लियर करते रहते हैं एग्ज़ाम। जैसे आप जी, भी आईआईएम जी, से हैं, पिछले जो हमने टॉपर्स इंटरव्यू लिए मोस्टली जी। आईआईटी से ही थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक एवरेज एस्पिरेंट जो कभी आईआईटी, आईएम में नहीं गया, उसके लिए ये एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि रेदर दैन माय ओपिनियन और एनीबॉडी एल्सेस ओपिनियन, जो फैक्ट्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आप किसी भी साल के टॉप 100 यूपीएससी, सीएसई के टॉपर्स देखेंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर ऑफ आईआईटियंस दिखते हैं, लेकिन देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो उस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं एंड स्टिल वो क्लियर कर रहे हैं, जो जी। किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जो उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। दूसरी चीज़ जो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, आईआईटी, आईएम से आने की वजह से जो आपका माइंडसेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सिखा दिया हुँ, गया है जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में हेल्प हो रही है। आईटी में कुछ हुँ। भी ऐसा, मैं तो आईटी से हूँ भी नहीं। वहाँ जी। पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है या मेरे आईएम में जिससे इस एग्ज़ाम में हेल्प होगी। बट आपको जो माइंडसेट होता है ना कि यू आर एकेडमिकली ब्रिलियंट एंड दैट यू कैन एस एनी एग्जामिनेशन, दैट हेल्प्स। सो इफ एज एन एवरेज एस्पिरेंट आई एम एबल टू इनकलकेट दैट माइंडसेट, तो मेरे में और उस आईआईटी और आईएम वाले लड़के में डिफरेंस जो है ना वो खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो जी। अपने को वो माइंडसेट होना चाहिए कि यार, if this is an examination, I can do it and I am as good as any other candidate. And even if there is someone coming from an IT background, he was good in maths, physics, and chemistry, which has no relevance in this examination. And the only benefit which that candidate has is कि यार मैं हुँ, एक elite institute से हूँ, which means that I am in the top cream of this country and I can ace any examination. That हुँ। is literally the only benefit. ओके, हाँ, तो वो ओके। आप अपना जब माइंडसेट चेंज कर लेते हो कि आई कैन बीट दैट पर्सन और आई एम आल्सो इक्वली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्क विल बी प्रोपोर्शनेट टू माय मार्क्स हियर, तो आपके और उसके बीच में डिफरेंस खत्म। हुँ। कॉन्फिडेंस इज़ ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड द माइंडसेट। करेक्ट, 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 फॉर एनी सब्जेक्ट एग्जांपल। जी, सब्जेक्ट वाइज़ क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने कैसे लेबर लॉस को टैकल किया, अकाउंट्स ऑडिटिंग को टैकल किया? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली कि लेबर लॉस मैंने नहीं पढ़े थे, ठीक है? अच्छा, आई हैड एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबर लॉस बिफोर द रिटन एग्जामिनेशन, है ना? ओके। सो उसमें उन्होंने पूछा मैथ्स, उन्होंने पूछा इंग्लिश, उन्होंने पूछा अकाउंटिंग। हुँ, थैंकफुली ये चीज़ें मैंने अपने पास्ट में कहीं न कहीं पढ़ी हुई हैं, ओके, है ना? आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? कॉमर्स से नहीं, वो एमबीए की वज़ह से पढ़ा हुआ ओके, है ना। एमबीए की वजह से, ठीक है। और वो उन्होंने कोई इतना डीप में अकाउंटिंग हुँ, डीप में तो पूछा नहीं था। दोज़ वर हाँ, हाँ। बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच दे वर आस्किंग। इन फैक्ट मतलब लीफो-फीफो वगैरह के भी 2 क्वेश्चन्स थे। तो इवन दे आर ईज़िली मतलब कैन बी ईज़िली टैकल्ड। और एक चीज़ और थी इसमें, हाँ, प्लस द गवर्नमेंट स्कीम से शायद इसमें कुछ हाँ जी। क्वेश्चन्स थे, है ना? तो वो तो एनी यूपीएससी एस्पिरेंट जो उस साल अटेम्प्ट दे रहा होता है, उसको जितना पता है उतना मुझे पता है ना? हुँ, अभी रैंडमली कोई एसएससी सीजीएल वाला आके प्रिपेयर करे या कोई और एग्जामिनेशन वाला तो शायद उसके लिए डिफरेंट हो, बट यूपीएससी सीएसई वाले को तो ये चीज़ें पता ही होती हैं। हुँ, जी, एंड मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंटिंग जैसा मैंने मेंशन किया, पास्ट बैकग्राउंड हेल्प्ड एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द लेबर लॉस, बट I came across some people who were preparing and there are huge number of materials and resources available online। मेरे ख्याल से आपने भी अभी रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च जी, किया है ना? फॉर दिस ओनली। तो एनी ऑफ दोज कोर्सेज दे विल बी गुड इनफ फॉर एन एस्पिरेंट और काफी ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उनके माध्यम से, rather than कि हाँ चलो लेबर लॉस वो डाउनलोड करते हैं 15 और उनको हम स्क्रैच से पढ़ेंगे। जी, That is never helpful, whether for EPFO or for UPSC CSE। हुँ, There are coaching institutes जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, ठीक जी। है? उनके काम से बेनिफिट देखिए, लीजिए। ओरिजिनल एक्ट अगर हम देखें तो बहुत बड़े हो जाते हैं और उसमें भी करेक्ट, उनको कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन है, कौन से क्लॉज़ेज़ हैं, मुश्किल हो जाता करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट। और हाँ जी, जब आप लोग मटेरियल बना रहे होते हैं, अब मैं सिंपली वैस आईएएस के लिए बारे में रेफर नहीं कर रहा हूँ, आप हैं हाँ या जी, कोई भी और स्टूडेंट बना रहा जी, होता है, तो आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करते हैं, है ना? डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। आप हो सकता है 2-4 लोगों की आपके पास या विज़न के पास 2-4 लोगों की टीम होती है, वो डिस्कस जी, करती है कि यार क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना? सो वो बहुत हेल्पफुल है फॉर एन एस्पिरेंट जो पहली बार प्रिपेयर करने जा रहा होता है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना? जी, वरना वो एफर्ट उसको खुद बहुत सारी करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल। वो ज़रूर उसको रेफर करे, मैंने गलती करी, मैंने नहीं किया। किसी और को अगर मुझे एडवाइस देना होगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगा।
ओके, ओके। अभी जी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस साल सीएससी प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और नोटिफ़िकेशन भी आने वाला है। तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट की उन्हें एडवाइस देंगे कि किस तरीके से आप कैसे शेड्यूल मैनेज करते थे सीएससी के साथ और उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए? मैंने एक चीज़ कई बार मेंशन करी है, मैंने यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मैंने सीएसई तो नहीं क्लियर किया है, एंड येट आई एम गिविंग एन एडवाइस ऑन दैट। हुँ, प्रीलिम्स पे हुँ। शायद मैं एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि वो मैंने 3 बार ज़रूर क्लियर किया, जी। है ना? तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ for clearing this examination or any other very tough examination, you don't need to study 10 to 11 hours in a day, जो कि एक मिथ रहता है या एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार इतनी पढ़ाई करनी होती है कि 9 10 घंटे आपको साल भर पढ़ना है। दैट इज नॉट क्रिटिकल। क्रिटिकल ये है कि आप दिन में 7 आवर्स स्टडी कर रहे हैं और वो 7 आवर्स आप कंसिस्टेंटली महीने में एटलीस्ट 25 दिन कर रहे हैं, और ऐसा आप साल के एटलीस्ट 11 महीने कर दें। हुँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो यू आर ऑलरेडी डूइंग मोर देन विच 98% ऑफ पीपल आर डूइंग, rather देन कि आज हमने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद आप फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हो, जो सबके साथ होता है, जो चैलेंज मैंने भी फेस किया है। डूइंग जस्ट 7 hours of study 25 days in a month is very difficult. It ओके, looks easy, it's very difficult. People are not able to do that. यस। And 7 आवर्स में ऐसा नहीं है कि आपने इधर स्पेक्ट्रम खोली है और साइड में आपने फ़ोन 2 मिनट के लिए खोला था और वो आधा घंटा लग गया उस फ़ोन को बंद करने में, व्हिच हैपेंस अ लॉट, यस। है ना? और 7 आवर्स को ना काउंट गलत तरीके से हम लोग करते हैं। वो हमारा माइंड इस प्रकार से काम करता है कि अगर मैंने सुबह लाइब्रेरी में पहुँच गया 9 बजे और 6 बजे लाइब्रेरी से वापस आया, तो आई एम काउंटिंग दैट एज़ 9 आवर्स। दैट इज़ नॉट इट ना, बीच में तो मेरा चाय सुट्टा ब्रेक है, बीच में मेरा लंच है, बीच में मेरी गॉसिप भी है। सो ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी टेकन आउट। जो मैंने टाइम वहाँ टेबल पे बैठ के सोलली हुँ, फोकस्ड हुँ। ऑन जो मैंने स्पेंड किया, इफ आई एम एबल टू मेक दैट 7 आवर्स on a daily basis for 25 days in a month, that's more than enough. Do it 11 months, not even 12 months, 11 months for the year. That's more than enough. Knowledge wise, effort wise, hard work wise, you're already there in the top 2%. That is a guarantee. एग्ज़ैक्टली। उसके बाद जो लक का फैक्टर है वो सर मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट एफर्ट वाइज, नॉलेज वाइज यू आर ऑलरेडी देयर इन द टॉप 2%। फिर ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले को कुछ और पता है जो आपको नहीं पता है, वो नहीं होता है फिर। जी। गौरव, इस एग्ज़ाम में ये भी देखा जाता है कि जो इंटरव्यू है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर यस, आप यस। सीएसई वगैरह के कंपैरिज़न में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या अप्रोच थी? क्या मिस्टेक्स आपने देखी जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और कैसे आपने उन्हें इम्प्रूव किया? जी। ये काफ़ी फॉर्च्यूनेट था मेरे लिए। आई वाज़ एक्चुअली बैंकिंग ऑन दिस ओनली कि इंटरव्यू का ओके। वेटेज ज़्यादा है तो इंटरव्यू में बेटर कर पाऊँगा, क्योंकि रिटन में तो मैंने नहीं पढ़ा है उतना, मुझे मार्क्स भी अपने नहीं पता थे। तो हो सकता है मैंने कट ऑफ जस्ट क्लियर किया हो या 10-15 नंबर से क्लियर किया हुआ, आई हैड नो आइडिया। तो यहाँ हुँ, पे हुँ। शायद 25% वेटेज है, व्हिच वाज़ वेरी नाइस। मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। शायद मेरी कम से कम 10 लोगों से बात हुई होगी। हुँ, हुँ। आप किसी और एस्पिरेंट को मेरी एडवाइस होगी कि आप एक पीयर ग्रुप भी ज़रूर बनाएँ, वेयर यू आर टॉकिंग टू 10 पीपल हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू दैट ईयर विद यू, ना? ओके। एंड देन you have also talked to 10 people who are already in the service, no? With regards to their interview experience, what are the things to be kept in mind, what you should be preparing, and then same things you discuss with 10 people who are giving the interview this year. फिर आप मॉक इंटरव्यूज जरूर दें, एटलीस्ट 3 to 4 मॉक इंटरव्यूज आपको देना चाहिए। कई बार सेम इंस्टीट्यूट आपको 2 बार भी सजेस्ट करता है वहीं पे देने का, आप जरूर दें। देर इज नो हार्म, जस्ट गो देयर, शो अप, हैव एन इंटरेक्शन। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, आपको अपनी नर्वसनेस के बारे में, वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना? और कुछ नहीं तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है, मॉक सेशन हो जाता है। जी। You should definitely do that. And बाकी डैप इज क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट, और आप उसको कभी भी एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बट इट्स बेटर टू डू एज मच स्टडी एज पॉसिबल फॉर थिंग्स जो अलग से कैच हो जाती हैं आपके डैप में। फॉर हुँ। एग्जाम्पल मेरे डैप में आई वॉज वर्किंग विद एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओके। एंड आई वॉज अ चेस प्लेयर, मतलब आई एम अ चेस प्लेयर, तो वो भी मैंने प्रोमिनेंटली उसमें लिखा हुआ था, वॉट एवर सर्टिफिकेशन एंड टाइटल्स आई हैड। तो जिस भी मॉक इंटरव्यू में मैं जाता था, देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑन चेस, एंड मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी फोकस था। तो मैंने उसको अपनी तरफ से काफ़ी प्रिपेयर किया था, सरकार की इसमें स्कीम्स क्या हैं, अभी नंबर्स क्या हैं,
हमारे आगे के प्रोजेक्शंस क्या हैं, पेनिट्रेशन लेवल के। तो दोज आर सम very commonsensical things which any candidate can prepare just looking at the app himself or herself। बट उसमें जब आप मॉक्स और देते हैं तो वो सामने वाला भी कुछ चीजें पॉइंट आउट करता है, तो वो आप जो गैप्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। बट यस, फॉर द इंटरव्यू बी प्रिपेयर्ड कि बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। उसमें आप उसको स्माइल करके एंड हाउ पोलाइटली एंड कामली यू आर एबल टू कन्वे कि आई डू नॉट नो दिस एंड आई विल हैव अ लुक इनटू इट एंड आई अपोलोजाइज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। That is going to be very helpful. That happened with me as well, that happened with a lot of other people who are in the service as well। तो यस। उसको अगर आप टैकल करने का सही से देख लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड फॉर द इंटरव्यू, टू सिंपल वर्ड्स आई जस्ट वांट टू रिटरेट: ह्यूमिलिटी, कॉन्फिडेंस। ओके। इसका आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इसका कॉम्बिनेशन डेडली होता है एंड दैट इज हेल्पफुल इन एनी इंटरव्यू। आप कॉर्पोरेट का इंटरव्यू दें, यूपीएससी सीएससी का दें, ईपीएफओ का दें, यू हैव टू गो देयर विद ह्यूमिलिटी एंड बट आल्सो विद अ ग्रेट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज ऑलवेज गिविंग अ नाइस इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कितने मॉक इंटरव्यूज आपने दिए थे गौरव अपने ईपीएफओ में? मैंने 3 दिए थे, मेरा प्लान था शायद एक और देने का। आई वाज प्लानिंग टू गिव 4 ओवरऑल, 3 दिए थे जिसमें व्यास आईएएस भी शामिल था। जी। तो थर्ड इंटरव्यू तक आते-आते, थर्ड मॉक तक आते-आते क्या आपको लगा कि कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं थी और वो सामने निकल के आई कि ये मेरी वीकनेस भी हो सकती है? जी। जैसे मैं अपनी करंट जॉब के बारे में प्रिपेयर कर रहा था, पर उससे पहले की जो प्रीवियस जॉब थी मेरी, वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में थी विद वोडाफोन आइडिया। सो उसके बारे में भी जब प्रश्न पूछे गए तो वो आई वाज़ एबल टू नॉट आंसर प्रॉपर्ली, दैट वाज़ वन थिंग। फिर चेस में भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई जो मुझे लगा था कि इतना डीप में नहीं जाएँगे। तो उसके बाद जब वो चीज़ें पूछी गई मॉक इंटरव्यूज़ में एंड आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो मैंने घर जाके और एग्ज़ॉस्टिव उसके बारे में स्टडी किया। फिर ईओ के रोल्स वगैरह को भी मैंने थोड़ा-सा लाइटली लिया हुआ था। तो मैंने ओके। मॉक इंटरव्यूज़ को शेड्यूल भी ऐसे किया था, और मैं कहूँगा एस्पिरेंट्स को भी कि वो भी ऐसे शेड्यूल करें कि देयर इज़ अ गैप ऑफ 3 टू 4 वीक्स बिटवीन द मॉक इंटरव्यूज़ एंड द एक्चुअल इंटरव्यू, है ना? आप ये सोचेंगे कि मैं प्रिपेयर अच्छे से कर लूँ, फिर मॉक इंटरव्यू दूँ और एक्चुअल एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले देंगे, तो आपके पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं रह हुँ, जाती है। बिल्कुल। मैं तो जॉब कर रहा था उस समय, जॉब कर रहा हूँ अभी भी, तो समय की पाबंदी थी। सो इसलिए मैंने और उसको अच्छे से प्लान किया था, और शायद मैंने 18-19 दिन पहले पहला मॉक देना स्टार्ट किया था, और फिर मेरे पास समय था कि जहाँ पे भी गलती हो रही है, उसको हम सुधार सकें। और बाकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह और ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी कुछ मुझे फीडबैक मिला था, व्हिच वाज़ डेफिनिटली हेल्पफुल। आप बिल्कुल ये चीज़ सही कह रहे हैं क्योंकि जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे थे, तब ऐसा ही हुआ कि एग्ज़ाम के 2 दिन जब आपका रियल इंटरव्यू था किसी का, तो उसके 2 दिन पहले ही लोग मॉक इंटरव्यू के लिए आ रहे थे जी, और 2 जी, दिन जी, में जी। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, इवन ये तो करेक्ट, बस सेल्फ सैटिस्फैक्टरी वाली चीज़ है कि आपने मॉक इंटरव्यू दे दिया है। करेक्ट। वो और वो हम डिले इसलिए करते हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू या देयर। हाँ, हम डिले इसलिए करते हैं कि यार ये मुझे प्रिपेयर करना है, ये कर लेता हूँ फिर दूँगा, फिर बिल्कुल ना हाँ, वहाँ पे फोड़ नहीं होगा इंटरव्यू में। जी, जी। बिल्कुल, करेक्ट, यही इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट्स को देखा मैंने रियल इंटरव्यू में भी वो क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाए। तो गैप थोड़ा-सा रहना चाहिए, अगर गैप है, तो वो हो जाता है। ओवरऑल आपकी क्या टिप रहेगी एस्पिरेंट्स को कि किस तरीके से उनका जो भी प्रिपरेशन है क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है स्टूडेंट्स पे आजकल, क्योंकि वैकेंसीज़ इस बार भी देखी जाए तो ईपीएफओ में पिछली बार की तरह कमी है। जी, और जी, सीएसई जी। में भी प्रीलिम्स टफ होता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें। तो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रैटेजी वाइज़ आप क्या फाइनल टिप्स देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, फर्स्ट टिप मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होगी कि हर एस्पिरेंट को ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे 400 सीट हैं और 5 लाख बच्चे, या 500 सीट हैं और 5 लाख बच्चे हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो irrespective of how much hard work we put, there are going to be people who are not selected despite putting enormous amount of hard work. It's not a binary exam. None of these exams is a binary exam कि मैंने हार्ड वर्क किया और क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। सामने वाले से ज्यादा हार्ड वर्क किया तो क्लियर होगा ना। तो ओलंपिक की रेस होती है, उसका एग्जांपल मैं कई बार कोट करता हूँ। हुँ, देयर हुँ। आर 8 पीपल रनिंग, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क किया हो, इनॉर्मस उन्होंने प्रैक्टिस करी हो, लाइक बिल्कुल दे हैव गिवन इट ऑल, येट द रूल्स ऑफ द गेम आर सच कि ओनली वन ऑफ देम इज गोइंग टू गेट द गोल्ड मेडल।
That does not mean कि other two who came second or third or the rest seven did not prepare hard enough. They might very well have, but the rules of the game की किसी एक ही को मिलना है. So just because you did not clear this exam or any other examination, why I'm pointing out this thing here is because right after the prelims, I see so many coaching institutes पॉइंटिंग आउट कि अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये ऐसे हुआ है, तो तुम्हारे में ही खोट थी, क्योंकि यूपीएससी इज गॉड, है ना. यूपीएससी तो कोई गलती कर नहीं सकता, तो आपका नहीं क्लियर हुआ तो आप ही में खोट है, आपने ही गलती करी है, चाहे प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू किसी भी स्टेज में, तो दैट इज नॉट ट्रू. तो प्लीज Exactly. है ना कि आपने अपनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करी हैं, तो भी यू मे नॉट सक्सीड, बट दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि आप नहीं कर रहे हो, है ना. यू शुड बी कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ द डे कि जितना ह्यूमनली पॉसिबल था आपने उतनी एफर्ट करी है, एंड उसके आगे पॉसिबल अभी नहीं था, तो देन इट इज नॉट इन योर हैंड्स. तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू मेक योर पीस विद. Always appreciate that there is going to be a luck factor for UPSC CSE definitely, which is not in your hands for the prelims and for the mains. You will have to leave it apart. Be good with breaks. तभी मैंने अपने हिसाब से भी टाइमलाइन जो मेंशन करी, there were 5 days in a month for the breaks and 1 whole month for the year. So you do need that. You do need to have that recreational time on a daily basis, weekly basis, where you are not thinking about the examination, where you are not talking about the examination. वो टाइम गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आपने टीवी चलाई और अभी शायद पाताल लोक सीजन 2 आया है और वो आप देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, हाँ, और पढ़ भी रहे हो साथ में, वो मैनेज नहीं हो पाती है चीज. करेक्ट, है ना. या आपके दिमाग में चल रहा है कि यार अभी जाके वो पढ़ना है बिल्कुल. ना, तो वो नहीं चाहिए. तो वो दोनों ब्रेक और समय आप अलग रखिए, वो रिफ्रेशमेंट टाइम आप जरूर रखिए, वो टैकल करना इंपॉर्टेंट होगा. प्लस डू हैव अ पीयर ग्रुप. That is going to be very important. Do have a peer group. When you see that the other people are also facing the same thing, also under the same boat, it helps you tackle the enormous amount of pressure a lot better. When you stay confined in a room and you're not able to, manage yourself, and go to a library if possible. That is very helpful for discipline. वरना आप जो hours devote करना चाहते हो on a daily basis, वो रूम पे रह करके या घर पे रह के नहीं हो पाते हैं. There are a lot of distractions. Exactly. So thank you so much, Gaurav, for this steady session and all the best for your future journey. Thanks a lot, sir. बहुत काफी इंसाइटफुल इंटरव्यू रहा अब तक का ये. काफी चीजें हमने ईपीएफओ के बाहर, एग्जामिनेशन के बाहर भी बात की, मेंटल हेल्थ पे, इन सब चीजों पे. और लोनलीनेस वाला जो पॉइंट आपने कहा वो एक्चुअली काफी अंडररेटेड है. लोनलीनेस के ऊपर ही बहुत सी चीजें बननी चाहिए, क्योंकि देखते हैं अपन, अक्सर देखते हैं काफी कि स्टूडेंट जो है वो आपस में ही फंस जाते हैं अकेले में ही, और बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं खुद पे ही. करेक्ट. It is very important to be easy on yourself. आप एक्सेप्ट करिए कि इतना आप कर सकते हैं. You are only a human. उसके बाद it is actually beyond your control. There are 5 lakh people appearing for this examination or lakhs appearing for the EPFO examination. Do your best. At the end of the day, you should be able to make your peace with the fact that you gave it all. If you are able to tell that to yourself, you will be able to go to sleep peacefully. वरना आप कोसते रह जाओगे कि नहीं यार, I could have done this differently. Exactly. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.